हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11वीं क्लास का भूगोल का जो आपका अध्याय नंबर 3 है, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज हम इस चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको इस चैप्टर के नाम से पता लग रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर, किस तरीके से पृथ्वी के अंदर क्या है वो हम इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे भूगर्भ की जानकारी के साधन। जो भूगर्भ है उसकी जानकारी के साधन क्या क्या, यानी पृथ्वी के अंदर क्या है उसके बारे में हमें जानकारी किस तरीके से मिलती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में। प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत, पृथ्वी के अंदर की जानकारी हम दो तरीके से प्राप्त करते हैं। एक है प्रत्यक्ष स्रोत से और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत से। प्रत्यक्ष स्रोत क्या होता है वो देखिए, इसके अंतर्गत खनन से प्राप्त प्रमाण एवं ज्वालामुखी से निकली हुई वस्तुएं आती हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत में क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है प्रत्यक्ष स्रोत में, खनन यानी जब हम खुदाई करते हैं तो उससे कुछ प्रमाण एविडेंस मिलते हैं। और जब ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी उद्गार के बारे में सुना होगा, ज्वालामुखी फूटते हुए आपने कई बार न्यूज़ पे भी देखा होगा, ठीक है, और कई बार मूवीज़ में भी देखा होगा। तो उसके अंदर से कुछ निकलता है, ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, धूल निकलते हैं। तो उससे जो भी, जब उससे ज्वालामुखी से जब मैग्मा निकलता है, धूल निकलता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें निकलती है, तो उससे भी हम पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपको पता होगा, अगर हम पृथ्वी के अंदर खोदना चाहें तो हम पृथ्वी के अंदर खोद नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान भी बढ़ता जाता है। इसलिए पृथ्वी के अंदर हम जाके उसके बारे में ये नहीं पता कर सकते कि पृथ्वी के अंदर क्या है। इसलिए हम प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत का सहारा लेते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत मैंने बताया आपको क्या, अब अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर क्या आता है वो देखते हैं। इसके अंदर क्या आता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान एवं दाब में अंतर होता है। ये अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या आता है, जैसे आपको पता है पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ता है, दबाव भी बढ़ता है और घनत्व में भी अंतर आता है। और अंतरिक्ष से प्राप्त उल्कापिंड, अब आप पूछेंगे अंतरिक्ष से प्राप्त उल्कापिंड से हम किस तरीके से पृथ्वी के अंदर क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस तरीके से हमारी पृथ्वी है, जिस पदार्थ से बनी है उसी पदार्थ से उल्कापिंड भी हैं, वो बनी हुई रहती है। इसलिए हम उससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पृथ्वी के अंदर से। कि गुरुत्वाकर्षण बल से भी हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है गुरुत्वाकर्षण कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। भूमध्य रेखा के पास बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ध्रुवों के पास बहुत कम होता है। तो इससे भी कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है पृथ्वी के अंदर की। और भूकंप संबंधी किरणें इत्यादि, जब भूकंप आती है तो उससे भी पता लगता है पृथ्वी के अंदर क्या है। तो मैंने आपको बताया भूगर्भ की जानकारी के साधन दो तरीके से बताया, एक प्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बताया और एक अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में बताया। तो आपको यहाँ से इतना क्लियर हुआ होगा कि भूगर्भ की जानकारी किस तरीके से मिलती है। आप यहाँ से एक चीज़ और जान लीजिए कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है। त्रिज्या क्या होती है आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। जैसे कि एक मैं सर्कल बना देता हूँ, ठीक है, सर्कल के यहाँ से लेके, ठीक है, और केंद्र तक की जितनी भी दूरी होगी ये त्रिज्या कहलाती है, या जिसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। ठीक है, सर्कल के यहाँ से लेके यानी उसके पृष्ठ से लेके केंद्र तक की जितनी भी दूरी है त्रिज्या कहलाती है, इसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। और अगर ये पूरी यहाँ तक एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे जाएगी तो ये व्यास कहलाएगी। ठीक है, जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर, कहीं कहीं 6378 किलोमीटर भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन 6370 किलोमीटर आपके NCERT बुक में लिखे तो वो सही है। ये भी एक मार्क्स में पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए भूकंप के बारे में। अब हम जानते हैं भूकंप होता क्या है। भूकंप के बारे में आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़ों में भी सुना होगा अभी, ठीक है, भूकंप के बारे में सुना होगा। वो 2012 की मूवी है, ठीक है, हॉलीवुड की, वो भी शायद आपने देखी होगी। तो भूकंप से जब आता है तो बहुत तबाही होती है, चारों तरफ अफरा तफरी बसती है, बहुत तबाही होती है, जान माल सबकी हानि होती है। तो भूकंप के बारे में अब हम जानते हैं वो है क्या। भूकंप का साधारण अर्थ है भूमि का कांपना अथवा पृथ्वी का हिलना। भूकंप का जो साधारण अर्थ है, अगर साधारण भाषा में समझे तो भूमि का कांपना या पृथ्वी का हिलना। जब पृथ्वी हिलती है तभी तो भूकंप आता है, आपको ये पता है। दूसरे शब्दों में अचानक झटके प्रारंभ होते हैं और पृथ्वी में कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है,
भूकंप एक प्राकृतिक आपदा, आप सबको ये पता है भूकंप कोई मानव निर्मित नहीं है, ठीक है। मानव द्वारा भूकंप नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। लाया भी जा सकता था, बहुत कम स्तर पर लाया जा सकता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। भूकंप जो एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, एकदम से आ जाती है। भूकंपी आपदा से होने वाले प्रकोप है, जब भूकंप आता है तो उससे होने वाले जो प्रकोप है वो बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। उद्गम केंद्र के बारे में आप जान लेते हैं और अधिकेंद्र के बारे में जान लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उद्गम केंद्र देखिए अब क्या होता है, वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, ठीक है। जहाँ से भी ऊर्जा निकलती है, यानी ये जो कंपन होता है जहाँ से भी निकलती है, कहाँ से निकलती है, पृथ्वी के अंदर से निकलती है, तो जहाँ से भी ऊर्जा या कंपन निकलता है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं, ठीक है। और इसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। अधिकेंद्र देखिए अब क्या होता है, ऊर्जा तरंग अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। ये नहीं कि यहाँ से ऊर्जा निकली या जो तरंग होती है वो निकली सिर्फ एक ही दिशा में जाए। जब भूकंप आता है तो अलग अलग दिशाओं में जो उसकी ऊर्जा होती है या कंपन होती है वो जाती है भूतल पर। वह बिंदु जो उद्गम केंद्र से सबसे नज़दीक होता है। अब जो भूमि तल होता है वह बिंदु जो उद्गम केंद्र जो अभी मैंने आपको बताया उसके सबसे नज़दीक होता है, उसे अधिकेंद्र कहलाता है। यहीं पर क्या होता है, सबसे पहले जो तरंगे होती है, झटके होते हैं भूकंप को, उसको महसूस किया जाता है और ये 90 डिग्री के एंगल पर होता है, ठीक है। यहाँ से आपको भूकंप के बारे में थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब देखिए भूकंपीय तरंगों के बारे में देख लेते हैं, वो होती क्या है वो देखते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। स्थल मंडल के बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जितने भी प्राकृतिक भूकंप होते हैं वो स्थल मंडल में ही आते हैं। सिस्मोग्राफर भूकंप मापी यंत्र आपको याद रख लेना, भूकंप इससे नापा जाता है, सिस्मोग्राफर यंत्र से। यह यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करती है। जब भूकंप आता है, भूकंप की तरंगें आती हैं तो उसे जो अभिलेखित करता है यानी दर्शाता है वो सिस्मोग्राफर दर्शाते हैं। जो भूगर्भिक तरंगें होती है, ठीक है। अब भूकंप आता है तो वो भी दो तरीके से होती है, यानी ज़मीन के अंदर जो भूकंप आता है भूगर्भिक तरंगे होते हैं वो दो तरीके से होती है, एक प्राथमिक तरंगे और एक द्वितीयक तरंगे। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेता है प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे के बारे में। वो देखिए वो क्या है, अब हम देखते हैं, ठीक है। प्राथमिक तरंगों को पी तरंगे भी कहते हैं, यानी प्राइमरी तरंगे, ठीक है, प्राइमरी रेज, ठीक है। और द्वितीयक तरंगे को एस तरंगे भी कहते हैं, यानी सेकेंडरी, ठीक है। तो इन्हें पी तथा एस तरंग भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्राथमिक तरंगे होती है। जो प्राथमिक तरंगे होती है यहाँ से एक पॉइंट ये बन जाता है, ये प्राथमिक तरंगे होती है। और द्वितीयक तरंगे में एक पॉइंट आसान सा ये बन जाता है, ये द्वितीयक तरंगे होती है, ठीक है। ये तरंगे तेज गति से चलने वाली तरंगे होती है। जो प्राथमिक तरंगे होती हैं ये बहुत तेज़ी से चलती है, जबकि ये जो द्वितीयक तरंगे होती है वो कुछ समय बाद, जब प्राथमिक तरंगे ज़मीन पर पहुंच जाते हैं, पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद द्वितीयक तरंगे पृष्ठ पर पहुंचती हैं। ये तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। मैंने आपको पहले बताया जो प्राथमिक तरंगे होती है, जो पी तरंगे होती है, ये धरातल पर सबसे पहले पहुँचती है, ठीक है। ये तरंगे केवल ठोस पदार्थ से होकर गुजरती है। जो द्वितीयक तरंगे होती है या जो एस तरंगे होती है वो सिर्फ ठोस पदार्थों से ही होकर गुजरती है, लेकिन जो प्राथमिक तरंगे होती है वो ठोस, तरल, गैस, ठीक है, इन तीनों अवस्था से होकर गुजर सकती है। ये ध्वनि तरंगे होती है। जो प्राथमिक तरंगे होती है ध्वनि तरंगे होती है, जबकि ये समुद्री तरंगे जैसी होती है। द्वितीयक जो तरंगे होती है वो समुद्री तरंगों जैसी होती है। तो आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा पी तरंग और एस तरंगे, यानी प्राथमिक तरंगों के बारे में और द्वितीयक तरंगों के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखना, छोटा सा है बिल्कुल, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में जो छोटे मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें भूकंपीय छाया क्षेत्र के बारे में पूछ लेता है, वो होता क्या, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भूकंप लेखी यंत्र मैंने आपको अभी बताया, सिस्मोग्राफर है जिससे भूकंप नापा जाता है, मापा जाता है। पर दूर दूर से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है। सिस्मोग्राफर के बारे में मैंने आपको बताया, जब भूकंप आता है तो उस पर जो तरंगें होती है वो अभिलेखित होती है, यानी दर्शाई दी जाती है। परंतु कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जहाँ पर कोई भूकंप तरंगें अभिलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्रों को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं,
ठीक है। लेकिन जो सिस्मोग्राफर होते हैं यहाँ पे इससे क्या होता है, इस यंत्र से क्या होता है, भूकंपीय तरंगें होती है वो अभिलेखित होती है। लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ दूर के ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर जो भूकंपीय तरंगें वो अभिलेखित नहीं होती, उसी को क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा दिल्ली में भूकंप आया है लेकिन वो आगरा में नहीं आया, ऐसा होता है, तो उसी को समझ लीजिए भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए भूकंप के प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट है और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भूकंप के प्रकारों के बारे में पूछ लेता है। जब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी भूकंप के प्रकार में पूछे गए थे। ठीक है, 5 मार्क्स के ज़्यादातर आते हैं। भूकंप के प्रकार के बारे में देख लीजिए। 5 तरीके के होते हैं भूकंप, एक विवर्तनिकी भूकंप, एक ज्वालामुखीय भूकंप, एक नियात भूकंप, ठीक है, एक बांध जनित भूकंप, यानी 5 तरीके से होते हैं। अभी हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विवर्तनिकी भूकंप, ये जिसे टेक्टोनिक भूकंप एक भी कहते हैं इंग्लिश में, भूकंप ही अधिक जो विवर्तनिकी भूकंप होते हैं यही सबसे अधिक पृथ्वी पर आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होता है। जब क्या होता है, जो चट्टानें सरक जाती है, क्योंकि आपको पता होगा जो चट्टानें होते हैं वो हमेशा चलती रहती है। पृथ्वी के अंदर की जो चट्टानें होते हैं हमेशा धीरे धीरे गति से चलती रहती है। जब वो सरक जाती है तो क्या होता है, भूकंप महसूस किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता लगा होगा विवर्तनिकी भूकंप के बारे में, यही सबसे अधिक पृथ्वी पर आते हैं। अब देखिए दूसरा भूकंप का प्रकार है वो क्या है, ज्वालामुखीय भूकंप या ज्वालामुखी जन्य भूकंप। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिकी भूकंप को ज्वालामुखीय भूकंप कहा जाता है। ये भूकंप अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। तो ज्वालामुखी जन्य भूकंप क्या होता है, ये ज्वालामुखी का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर ज्वालामुखी होते हैं वहाँ पर जब क्या होता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, लावा निकलता है, वहाँ से मैग्मा निकलता है, तो वहाँ पे बहुत झटके महसूस किए जाते हैं। उसी को एक तरीके से ज्वालामुखी जन्य भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो भूकंप का प्रकार है वो है नियात भूकंप। ठीक है, नियात भूकंप क्या होता है उसे देख लेते हैं। खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिसे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, इसे नियात भूकंप कहते हैं। नियात भूकंप किसे कहते हैं, अब जो खनन क्षेत्र होता है जहाँ पे हमेशा खनन होता है, आपको पता है झारखंड भारत में, झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़, ये सब ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, खनिज होता है बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे खनन भी बहुत होता है। वहाँ पे कई बार न्यूज़ में ऐसा भी आता है कि जो खनन है उसकी छत ढहने से इतने मजदूरों की मौत हो गई। तो यही नियात भूकंप होता है। कभी कभी क्या होता है, खनन क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है, खुदाई होती है, तो कई बार क्या होता है, जो छत होती है, जब खुदाई होती है तो अंदर की जो ज़मीन है वो खोखली हो जाएगी, तो छत क्या होगी, वो कमज़ोर हो जाएगी, वो गिर जाएगी, तो हल्के से जो झटके होते हैं वो बिल्कुल हल्के से झटके महसूस किए जाते हैं, उसी को नियात भूकंप कहते हैं। चौथा जो भूकंप का प्रकार है वो क्या है, वो देखिए चौथा भूकंप का प्रकार है विस्फोट भूकंप। ठीक है, इसे ये किस तरीके से होता है वो देखिए, कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूमि में कंपन होती है। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो परमाणु व रासायनिक विस्फोट होता है इससे भूमि में कंपन होता है। कभी कभी क्या होता है, देश होते हैं जो अपने जो परमाणु है, जो रासायनिक है, उनका निरीक्षण करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, तो वो कभी कभी क्या होता है, हल्के से कंपन महसूस किए जाते हैं, इसी को विस्फोट भूकंप कहते हैं। ठीक है, और जो 5वां तरीका है भूकंप का, बांध जनित भूकंप। नाम इन सब के नाम से पता लग रहा होगा आपको। ठीक है, आप इनके नाम से अपने आप से बना सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं। बांध जनित भूकंप क्या होता है, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। जो भूकंप होते हैं वो बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं, यानी बांध जो होता है कभी कभी ज़्यादा पानी से टूट जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी झटके महसूस किए जाते हैं, उसी को बांध जनित भूकंप कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई होप मैंने अभी तक आपको जितने भी टॉपिक समझाए होंगे आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर फिर भी आपको किसी टॉपिक में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो आपका जो चैप्टर होगा वो 3 पार्टों में कवर करवा दिया जाएगा। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। ठीक है, इसके 2 पार्ट है, वो जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।